हेलो नीटेस्ट फ्रेंड्स, मैं ऋषि यशपाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने C2 चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 1 था और ये लेक्चर पार्ट 2 होगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन जैसा कि टारगेट 360 का नियम है, रूल है कि पहले प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपके लिए वो लेके आते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, देन उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम कल आपको फ्लैजिला के बारे में पढ़ाए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है। तो आपको बताए थे कि फ्लैजिला का 3 पार्ट था। फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो आपको बताए थे कि फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, हुक नहीं, बेसल बॉडी नहीं, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन लाने का मेन पर्पस ये है कि आप जो है रिवीजन करते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये रिप्रेजेंट करता है। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपका ये दोनों सही हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो डी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स सरफेस स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है। तो ये फिमराई में देखने को मिलता है और पिलाई में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। तो इसका आंसर फिमराई होगा। आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए कौन में है, पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नहीं फ्लैजिला नहीं होता है, फिमराई। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको इनकरेक्ट फंक्शन बताना है मीजोजोम का। आपको मीजोजोम बताए थे, तो मीजोजोम का फंक्शन बताए थे, तो उसमें से आप मैच कर लीजिए कौन सा इसमें से सारे ऑप्शन में से इसका फंक्शन नहीं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, क्या मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कराता है। तो नहीं, मीजोजोम्स का फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन में। ये तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट ही फाइंड करना था। तो ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। बी को भी देख लीजिए, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है मीजोजोम, सिक्रेशन में भी हेल्प करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये तीनों मीजोजोम्स का क्या है, फंक्शन है। आपको इनकरेक्ट फंक्शन बताना था, तो इसलिए ए हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको सारा क्वेश्चन सही, सारा क्वेश्चन 5 में से आप कितने अटेम्प्ट की, आपका 5 में से कितना सही हुआ है, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि आपका 5 में से कितना सही हुआ है। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये भी आशा करते हैं आपसे कि ये 5 में से 5 आपका सही भी हुआ होगा। ओके, तो टुडे टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 2 है। आज का लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 2 है। इसमें क्या स्टडी करेंगे, तो इसमें हम लोग जो कल न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड जो पढ़े थे, इसका डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, देन उसके बाद हम लोग राइबोसोम्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, और इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लोग
तैयार हो जाइए, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दीजिए डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। डिफरेंसेज बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। ओके, तो कल जो है आपको मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। तो उस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में मेन डीएनए, ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, और छोटे छोटे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो प्रेजेंट थे उसको हम लोग क्या बोले थे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये क्या था, प्लाज्मिड। ओके, और ये क्या है, इसका मेन डीएनए दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो उसी दोनों के बीच में आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एक तरफ आप लोग लिख लीजिए न्यूक्लियोइड, सिंपल है, कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। क्या अंतर है वो भी देख लीजिए आप लोग। तो न्यूक्लियोइड की बात करें, सबसे पहले इसके डीएनए टाइप की, आई होप आपको दिख रहा होगा डीएनए टाइप। तो न्यूक्लियोइड की डीएनए टाइप की बात करें तो डीएनए इसका क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड क्या है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ओके, ये क्या होता है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका मेन डीएनए है न्यूक्लियोइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड की बात करें तो ये इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल बोलिए, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके एसेंशियलिटी की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें इसके एसेंशियलिटी की, एसेंशियलिटी मतलब कि न्यूक्लियोइड हो या प्लाज्मिड हो, न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। प्लाज्मिड कोई कोई बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। ये नॉन एसेंशियल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोइड एसेंशियल है। तो ये इसकी बात करें तो ये क्या होता है, एसेंशियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए इसको मेन क्रोमोसोमल डीएनए कहा गया है। ओके, और प्लाज्मिड की बात करें तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल है, नॉट एसेंशियल, उतना कुछ खास इसका जरूरत नहीं है, नॉट एसेंशियल। अगर प्लाज्मिड ना हो फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोइड नहीं हो तो प्रोकैरियोटिक सेल का जिंदा रहना नामुमकिन है। तो नॉट एसेंशियल फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें इसके रेप्लिकेशन की, थर्ड वन इज रेप्लिकेशन। तो इसके रेप्लिकेशन की बात करें, न्यूक्लियोइड की रेप्लिकेशन की, तो ये क्या होता है, ये इसका कंट्रोल डिवीजन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ प्लाज्मिड की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन की बात करें न्यूक्लियोइड की तो ये है कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कंट्रोल डिवीजन देखने को मिलता है। यानी कि जब सेल डिवाइड करेगा तो जब सेल डिवीजन होगा उसी समय न्यूक्लियोइड का क्या होगा, डिवीजन होगा, उसी समय ये रेप्लिकेट करेगा। ओके, तो कंट्रोल डिवीजन का मतलब क्या है, व्हेन सेल डिवीजन अकर देन न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट, तभी न्यूक्लियोइड क्या होंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ओके, दूसरी तरफ प्लाज्मिड की बात करें तो ये क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड नहीं होता है कि कब सेल डिवीजन होगा तब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है प्लाज्मिड के अंदर। तो सेल्फ
इंडिपेंडेंट होता है, ये जब मन करे तब रेप्लिकेट कर सकता है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन अकर इन प्लाज्मिड। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ वन इज इसके साइज। तो इसके साइज की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन ये क्या होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है। ओके, लेकिन प्लाज्मिड की बात करें तो ये क्या होता है, स्मॉलर होता है। ओके, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये स्मॉलर बनाया है। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के डीएनए टाइप की बात करें तो ये मेन डीएनए है इसका, दैट इज कॉल्ड मेन डीएनए न्यूक्लियोइड। और प्लाज्मिड की बात करें तो ये इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास, या आप बैक्टीरियल सेल बोलिए, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ओके, एसेंशियलिटी की बात करें, न्यूक्लियोइड इसका एसेंशियल फंक्शन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में जरूर होगा, जब प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके पास न्यूक्लियोइड होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्लाज्मिड हो या ना हो, ये इसका एसेंशियल फंक्शन नहीं है, नॉट एसेंशियल फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसका प्रोकैरियोटिक सेल का एसेंशियल फंक्शन नहीं है। रेप्लिकेशन की बात करें तो ये कंट्रोल डिवीजन देखने को मिलता है, जब सेल डिवीजन होगा उसी समय ये न्यूक्लियोइड क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं होता है कि सेल डिवीजन कब होगा, ये खुद से जब मन करे तब रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, इसलिए ये रेप्लिकेशन के वजह से सेल्फ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, इसका यूज जो है आपको बायोटेक में क्लास 12 में देखने को मिलेगा। प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूज है उस चैप्टर में। साइज की बात करें तो ये सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है। तो आई होप आपको न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड को जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। ओके, तो आप लोग अब हेडिंग दीजिए राइबोसोम्स। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स की बात करें तो ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसको क्या, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये बिना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड नहीं देखने को मिलता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में दो सब यूनिट का होता है, एक 30S और दूसरा 50S। ओके, तो चलिए इसी सारे बात को हम लोग लिखते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है यही राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। ओके, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम्स को बोलते हैं। ओके, तो राइबोसोम्स ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब कि एकमात्र सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो वो भी क्या है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसको भी लिख लेते हैं, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स का और भी दूसरा नाम है, राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, और या पायलट पार्टिकल्स के नाम से भी जाने जाता है। तो राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स इज also known as ribonucleoprotein
या पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या पैलेट पार्टिकल्स, पैलेट, इसके जियोर्ज पैलेट एक साइंटिस्ट थे जो राइबोसोम्स की खोज किए थे, तो उन्हीं के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए पैलेट पार्टिकल्स राइबोसोम्स को बोला जाता है। ओके, तो राइबोसोम्स क्या है? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ये प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोट्स, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है, यानी कि इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलिए या पैलेट पार्टिकल्स भी बोलिए या आप राइबोसोम्स बोलिए, आपको जिस नाम से अच्छा लगे आप राइबोसोम्स को उस नाम से बुला सकते हैं। आपका बात सुने तो ये सुनेगा। अब इसके कंपोजिशन की बात करें, राइबोसोम्स की कंपोजिशन की, तो राइबोसोम्स का कंपोजिशन आरआरएनए और प्रोटीन का होता है। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली कंपोज्ड बाय आरआरएनए प्लस प्रोटीन। ओके, आरआरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का होता है इसका केमिकल कंपोजिशन। इसके राइबोसोम्स की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये दो सब यूनिट का होता है। तो इसके अंदर राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट, इसके पास दो सब यूनिट होता है। इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग सब यूनिट्स होता है। आप ऐसे समझिए कि ये राइबोसोम्स है और कोई राइबोसोम्स है और इसका दो सब यूनिट है। फर्स्ट वन ये ढक्कन वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड 30S और ये 50S। ओके, तो राइबोसोम्स का दो सब यूनिट है, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज 30S एंड 50S। इस दोनों को मिला के, ये दोनों का ऐसे नहीं सिंपल एडिशन नहीं होता है, ये जब ओवरलैप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 70S का हो जाता है। ओके, तो जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये क्या है? छोटा सब यूनिट और ये क्या है? बड़ा सब यूनिट। तो ये राइबोसोम्स का सब यूनिट है दैट इज कॉल्ड ये 30S, ये स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है जो कि ये 30S का है। ओके, और ये क्या है? लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम्स का जो कि ये क्या है? 50S का है। इस दोनों को मिला के ये दोनों मैग्नीशियम प्लस आयन से क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं और बाई ओवरलैपिंग ये कहीं ना कहीं 70S का हो जाता है। आप लोग सिंपल एडिशन करके 80S नहीं कर लीजिएगा, ये 50S और 30S मिला के ये 70S का बनते हैं। ओके, तो ये है 70S का, इस तरह से दैट इज कॉल्ड 70S। तो ये क्या है? कंप्लीट राइबोसोम्स, कंप्लीट राइबोसोम। ओके, तो ये था राइबोसोम्स के बारे में और आपको आगे पॉलीराइबोसोम समझाना है तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम आपको पॉलीराइबोसोम्स के बारे में बताते हैं। ओके, तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि राइबोसोम्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर राइबोसोम्स के अंदर देखने को मिलता है, इसको इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है, ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता है इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोसोम्स का दूसरा नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और पैलेट पार्टिकल्स भी है। केमिकली कंपोज्ड बाय आरआरएनए और प्लस प्रोटीन का ये होता है दैट इज कॉल्ड आरआरएनए को राइबोसोमस आरएनए बोलते हैं। राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें भी अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में 30S और 50S है, तो यूकैरियोट्स में अलग देखने को मिलेगा आपको 40S और 60S। तो ये देखिए स्मॉलर सब यूनिट 30S का है और ये लार्जर सब यूनिट 50S का है। ये मैग्नीशियम आयन से दोनों कंपोज होते हैं और दैट इज कॉल्ड 70S का कंप्लीट राइबोसोम बनता है। ओके, तो आप आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं।
और पॉलीराइबोसोम्स के बारे में बताते हैं आपको क्या होता है पॉलीराइबोसोम्स। तो आपको अलग से हेडिंग देने का कोई जरूरत नहीं है, राइबोसोम्स का ही पार्ट है पॉलीराइबोसोम्स। तो पॉलीराइबोसोम्स की बात करें, पॉलीराइबोसोम्स, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है, डीएनए। ओके, ये डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए, तो ये है आपका डीएनए। ओके, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये आरएनए हुआ। इस आरएनए को क्या बोलते हैं, एमआरएनए, यानी कि ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ओके, और इसी आरएनए यानी कि ये जो चैन है, ये जो लॉन्ग चैन आपको देखने को मिल रहा है आरएनए का, इसी आरएनए पे ये राइबोसोम्स क्या होता है, बाइंड हो जाता है, तो अटैच हो जाता है। तो आपको राइबोसोम्स बना के दिखा देते हैं। तो इसी आरएनए पे क्या होगा, दोनों सब यूनिट इसका यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये था डीएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या हुआ, एमआरएनए बना, और इसी एमआरएनए पे ये दोनों सब यूनिट आके अटैच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है। ये दोनों इसका सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है और नीचे वाला लार्जर सब यूनिट है, सब यूनिट है। ओके, और ये दोनों इसके साथ अटैच होने के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। तो उसके बाद आपका ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कुछ इस प्रकार होता है। तो पॉलीराइबोसोम्स है क्या, तो पॉलीराइबोसोम्स है कि ऑन द सिंगल एमआरएनए, ये जो एमआरएनए का चैन आपको दिख रहा है, इस एमआरएनए के चेन में क्या राइबोसोम्स अटैच है, तो हाँ है। इसी को लिखते हैं ऑन द सिंगल एमआरएनए मेनी राइबोसोम्स अटैच and form a long chain and form a long chain, एक चैन बनाते हैं, that is called polyribosomes। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, या आप इसको पॉलीजोम भी बोल सकते हैं, इसको पॉलीजोम भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, आपको आई होप पॉलीराइबोसोम्स क्लियर हो गया होगा। राइबोसोम्स की साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, इसका साइज 15 से 20 नैनोमीटर का इसका साइज देखने को मिलता है। इसके साइज की बात करें, राइबोसोम्स का साइज 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बना, बाय ट्रांसलेशन यहाँ प्रोटीन बनेगा। ओके, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, और ये क्या है, एमआरएनए। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लिखिए कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, इसके लोकेशन की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ऑन द सिंगल एमआरएनए ये सब कहानी किसके अंदर हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब देखने को मिलता है। ओके, तो आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि जैसे कि ये डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, इसका मेन डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12th में पढ़ाएंगे। तो आप अभी तक के लिए जानिए कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए का ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बनता है। ओके, तो ये डीएनए है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए का चैन ये आपको दिख रहा होगा, ये एमआरएनए है, और इस एमआरएनए पर कौन अटैच हो जाता है, यही राइबोसोम्स। आपको जो पिछले वाले स्लाइड में पढ़ाए थे, तो ये राइबोसोम्स इस पे अटैच हो जाता है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट दोनों इसके साथ अटैच होके और एक लॉन्ग चैन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। ये एमआरएनए का चैन है,
ट्रांसलेशन होने के बाद इसी चेन का क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, दैट ये क्या क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ओके, तो ऑन द सिंगल एमआरएनए मेनी राइबोसोम्स अटैच एंड फॉर्म्ड लॉन्ग चैन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। देन उसके बाद इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपको बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में। ओके, जो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ प्रोकैरियोटिक सेल का एंड हो जाएगा। ओके, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए इंक्लूजन बॉडी। तो ये है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करें तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, तो इंक्लूजन बॉडी का योगदान है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये फूड स्टोरेज या रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है, इसका यही मेन फंक्शन है और कुछ ज़्यादा इसके बारे में है नहीं। तो इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो स्टोर्ड फूड इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टोर जो भी रिजर्व मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी, उसी को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। तो स्टोर्ड फूड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये स्टोर्ड स्ट्रक्चर है, स्टोर्ड फूड बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी को, तो रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड, ये कहाँ स्टोर होता है, तो इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। जैसा कि ये सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ ये है इसका न्यूक्लियोइड जो कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, ये होता है मेम्ब्रेन लेस, आपको ऐसे बना के दिखाया था। तो ये न्यूक्लियोइड के अलावा जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं ये इंक्लूजन बॉडी फ्री लाई होता है, इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इन द रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इसको लिख लीजिए इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ओके, और ये फ्री लाई होता है, तो फ्री लाई इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, तो ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। तो ये क्या है, इसके पास किसी इंक्लूजन बॉडी हैव नॉट एनी मेम्ब्रेन, इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये फ्री लाई होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इंक्लूजन बॉडी हैव नॉट एनी मेम्ब्रेन। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करें इंक्लूजन बॉडी की एग्जाम्पल की, तो साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स इसका एग्जाम्पल है, साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स इसका क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स। ओके, तो इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल की बात करें तो साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स, यानी कि एक ग्रेन्यूल्स का मतलब समझते हैं ना आप लोग, छोटे छोटे दाना के फॉर्म में ये कहाँ स्टोर होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ओके, तो ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फोसियन ग्रेन्यूल्स। ओके, एंड लास्ट वन इज गैस वैक्यूल। तो ये सब इंक्लूजन बॉडी का क्या है, एग्जाम्पल है। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल की बात करें तो ये किसमें मिलता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें ये देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया।
और दूसरे तरफ बात करें तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक बार रिकॉल करा दे कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। तो इंक्लूजन बॉडी जो भी रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट्स का होता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होते हैं, दैट उसी को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये किसी प्रकार का, ये इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। और इंक्लूजन बॉडी हैव नॉट एनी मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल की बात करें तो साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फोसियन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स होता है। ओके, गैस वैक्यूल की बात करें तो ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें ये होता है। और ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है। ओके, तो ये इसी के साथ साथ फोटोस प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 2 इंड होता है। आई होप आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 2 समझ में आया होगा और प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।